हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम लोग एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट में से मॉड्यूल ए का चैप्टर थर्ड का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। इसका मतलब पार्ट वन पहले अपलोड किया जा चुका है चैनल पे, तो यदि आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए। चैप्टर थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ये इसका पार्ट वन पहले पढ़ चुके हैं, तो यदि आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि यदि आप उसे नहीं देखते हैं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि संभव नहीं है कि हर चीज को फिर से पिछले वीडियो का फिर से रिपीट यहाँ पे करके आपको समझाया जाए। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखें। फ्रेंड्स, आज जो थर्ड चैप्टर में हम लोग पार्ट सेकंड देखेंगे, जो फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके हैं उसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें से अर्थमेटिक मीन और कंबाइंड मीन, ये यहां तक हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया। आज हम लोग जो देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन से आगे, इससे आगे की बातचीत करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। फ्रेंड्स, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, आप थोड़ा सा शॉर्ट में मैं समझा दूं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है कि एक सिंगल वैल्यू निकालने की कोशिश की जाती है। सिंगल वैल्यू निकाल करके पूरा डेटा के बारे में एनालाइज किया जाता है, तो वो सिंगल वैल्यू को निकालने का ही अलग अलग प्रोसेस है। उसमें से अर्थमेटिक मीन हमने देख लिया। अर्थमेटिक मीन में से अलग अलग सीरीज, जैसे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे निकाला जाता है अर्थमेटिक मीन, कंप्लीट हमने समझ लिया था। ठीक है, आज जो हम लोग देखेंगे वो ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे। ज्योमेट्रिक मीन के द्वारा भी एक सिंगल वैल्यू को प्राप्त किया जाता है, जिससे कि वो पूरा डेटा को बताता है। ठीक है, सिंगल वैल्यू क्या होता है बार बार मैं नहीं रिपीट करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके उस वीडियो को देखिए पहले। सिंगल वैल्यू एक ऐसा वैल्यू जिससे पूरा डेटा के बारे में पता चलता है, उसे सिंगल वैल्यू, एवरेज और मीन जो होता है वही सिंगल वैल्यू होता है। ठीक है, उसके निकालने के अलग अलग प्रोसेस हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी में से फर्स्ट पार्ट में से अर्थमेटिक मीन देखा हमने, आगे जो देखने वाले हैं वो ज्योमेट्रिक मीन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे समझिए क्या है ज्योमेट्रिक मीन। तो द ज्योमेट्रिक मीन इज द एवरेज वैल्यू और द मीन विच मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द सेट ऑफ नंबर बाय टेकिंग रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यू। अब थोड़ा सा मैं अर्थमेटिक मीन आपको बताऊं कि अर्थमेटिक मीन में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि वैल्यू दिया है x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरह से है। ये टोटल 3 से डिवाइड यदि कर देंगे तो ये आपका क्या निकल जाता है, मीन निकल जाता है। ठीक है, ये किस में करते हैं, अर्थमेटिक में। वहां क्या किया जाता है कि टोटल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, जो टोटल सम है वैल्यू का, वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा निकल जाता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में ऐसा नहीं है, वहां पे हम सम नहीं करते हैं। सारे वैल्यू का जिस तरह से यहां सम किया गया है और डिवाइड किया गया है उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ज्योमेट्रिक मीन में नहीं होता है। यहां पे जो वैल्यू है उसके प्रोडक्ट लिए जाते हैं और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका रूट निकाला जाता है। ठीक है, जैसे आगे समझेंगे अभी बेटर हम लोग। ज्योमेट्रिक मीन टेक्स इनटू अकाउंट द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ द डेटा। अब ज्योमेट्रिक मीन निकाला किसका जाता है और अर्थमेटिक मीन किसका निकाला गया था। तो अर्थमेटिक मीन पहले समझ लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन किसका निकाला जाता है। कोई भी वैल्यू जिसका प्रोडक्ट जो भी आ रहा है उसका फिर से जो वैल्यू आया है उस वैल्यू को भी लिया जाता है जब इफेक्ट में, तो वैसे ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है। जैसे एग्जांपल में समझिए आप, एग्जांपल समझ लीजिए कि कोई वैल्यू है। ठीक है, एक वैल्यू मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट आपको मिल रहा है किस पे, सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। मान लीजिए कि आपका 50 रुपीज इंटरेस्ट मिला। अब जो इंटरेस्ट मिला, फिर से इसका इंटरेस्ट जो मिला है, बाद में जब वो पैसा उसमें पड़ा हुआ रहता है फिर से उसका इंटरेस्ट कुछ बनेगा, वो भी आपको मिलेगा। कहने का मतलब हो गया कि जो वैल्यू है उसका प्रोडक्ट भी बाद में फिर से वो कंसीडर किया जाता है। तो वैसे डेटा के लिए हम लोग ज्योमेट्री मीन निकालते हैं। समझ में आ गया। और अर्थमेटिक मीन में ऐसा नहीं होता है, उस टाइप के डेटा के लिए नहीं निकाला जाता है, रेशियो के लिए नहीं निकाला जाता है। तो वैसे में अर्थमेटिक मीन निकाला जाता है। लेकिन जब इस प्रकार का हो कि एक डेटा का प्रोडक्ट भी, उसका जो भी वैल्यू आ रहा है उसका भी आगे फिर से उस वैल्यू में कंसीडर किया जा रहा है, तो वैसे वैल्यू में से ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है। आगे हम लोग और समझेंगे बेटर इसको।
ज्योमेट्रिक मीन ऑलवेज लेस देन अर्थमेटिक मीन एंड इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू। देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्रिक मीन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए निकाला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रूट, यहां पे रूट निकाला जाता है, तो रूट जब भी किसी चीज का निकाला जाता है तो उसके लिए जरूरी है कि ये पॉजिटिव वैल्यू यहां पे होना चाहिए। यदि नेगेटिव वैल्यू निकलता है तो इमेजिनरी वैल्यू प्राप्त होता है उससे, जो कि हम लोग यहां पे नहीं पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू का ज्योमेट्री मीन निकाला जाता है, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है? इट इज यूज्ड, कहां कहां किया जाता है समझ लीजिए, यहां पे दिया हुआ है। इट इज यूज्ड इन स्टॉक इंडेक्सेस, जो चेंज होते हैं वैल्यू, स्टॉक इंडेक्सेस में जो वैल्यू चेंज होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन का रेट ही निकालना है, तो इन्फ्लेशन का रेट निकालना है तो क्या है, बहुत सारा वैल्यू से वो अफेक्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है बार बार, है ना। तो वैसे केस में हम लोग निकालते हैं ज्योमेट्री मीन। ठीक है, आगे। इट इज यूज टू कैलकुलेट एनुअल रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, कितना एनुअल, जैसे प्रॉफिट है, किसी कंपनी है, कंपनी ये है, इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसको निकालना है, तो यहां ज्योमेट्री मीन निकाला जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? क्योंकि इसका जो भी वैल्यू आ रहा है, प्रॉफिट जो भी वैल्यू इसका आ रहा है ना, जो भी इनकम प्राप्त हो रहा है, उस इनकम से भी कुछ इनकम जनरेट होगा। तो कहने का मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि एक वैल्यू से भी कुछ वैल्यू प्राप्त हो रहा है। जब वैसा हो रहा हो तो वैसे केस में ज्योमेट्री मीन निकाला जाता है। समझ में आ गया? आगे देखिए। इट इज यूज्ड इन फिनांस टू फाइंड द एवरेज ग्रोथ रेट्स विच आर आल्सो रेफर टू कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सेम वही चीज है। आगे बोल रहा है कि इट इज आल्सो यूज्ड इन स्टडीज लाइक सेल डिवीजन एंड बैक्टीरिया ग्रोथ एटसेट्रा। अब सेल डिवीजन है ना, कोशिका का विभाजन हो रहा है, एक कोशिका से दो बना, है ना, फिर क्या है कि यहां से भी आपका दो बना, यहां से भी आपका और आगे बन सकता है। कहने का मतलब है इसका डिवीजन होता जा रहा है, मतलब है कि कंपाउंड हो रहा है, किसी चीज का कंपाउंड इफेक्ट हो रहा है। तो सिंपल सा याद रखिए, जब भी किसी में कंपाउंडिंग इफेक्ट हो रहा हो वहां पे ज्योमेट्री मीन निकाला जाता है। क्लियर हो गया? कैसे निकाला जाता है आगे समझते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्री मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज अनग्रुप्ड और रॉ डेटा। अब यहां तो मैं नहीं बताऊंगा कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, क्योंकि पिछला वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बताया गया आपको कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है। आप समझ लीजिए, बार बार बोला जा रहा था, यदि आपने समझ लिया है तो यहां कोई दिक्कत नहीं होगी। शॉर्ट में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे जब किसी डेटा का जो वैल्यू है, जैसे मान लीजिए ए का वैल्यू दिया हुआ है 5, कोई भी चीज है, बी का वैल्यू दिया हुआ है 6, सी का वैल्यू दिया है 5। इस तरह से क्या है कि जब एक एक सिंगल वेरिएबल्स को डिनोट किया गया हो, अलग अलग वैल्यू दिया लिखा गया हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? इंडिविजुअल सीरीज कहलाता है, अनग्रुप्ड डेटा या रॉ डेटा कह सकते हैं। लेकिन यदि इसी को, जैसे यहां 5 आया, फिर यहां 5 आया, रिपीट हो गया, इसको लिख करके ना आप ये कह सकते हैं कि ये जो 5 का फ्रीक्वेंसी है वो कितना है? 2, मतलब 2 बार रिपीट हुआ है। तो जब इस प्रकार हम कहेंगे तो डिस्क्रीट डेटा हमारा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यदि नहीं समझ आ रहा है तो आप जाकर के देखिए, वहां बेटर समझाया गया, यहां बहुत ज्यादा चीज नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जब हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो उसमें से वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि x1, x2, x3, xn, ये आपका ऑब्जर्वेशन है, ये वेरिएबल्स का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है जी। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो इसमें क्या करेंगे? सारे को मल्टीप्लाई करेंगे और जितने टोटल ऑब्जर्वेशन है ना उसका रूट हम ले लेंगे। रूट कैसे निकाला जाता है? रूट यहां ले, ये जो है वैल्यू 1/n है, ये क्या वैल्यू है? 1/n है। यही ज्योमेट्री मीन हो गया। जैसे एग्जांपल्स में ज्योमेट्री मीन फॉर द गिवन डेटा, जैसे आपका ये डेटा दिया हुआ है, इसका ज्योमेट्री मीन निकालना है, तो क्या हो जाएगा? सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5, 15, 25, 50, सारे को मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, तो 1/4 इसका क्या हो गया? रूट ले लिया हमने। अब रूट जब ले लिया तो रूट कैसे निकालेंगे पता है? एक बार जब आप प्रेस करें कैलकुलेटर में रूट, तो क्या निकलेगा आपका? जैसे रूट निकालेंगे तो 1/2 निकलता है, दोबारा प्रेस करेंगे फिर से क्या निकलेगा? 1/2 निकलेगा। इस तरह से कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, रूट आपका निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपका 17.49 क्या निकल गया? ज्योमेट्री मीन निकल गया। फ्रेंड्स, इसको अर्थमेटिक मीन से थोड़ा सा रिलेट करिए, देखिए क्या डिफरेंस है। यदि अर्थमेटिक मीन निकालना होता किसका, ये जो डेटा दिया है, तो क्या करते हैं हम लोग? 5 + 15 + 25 + 50 डिवाइड बाय कितना से डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड कर देते। जो रिजल्ट आता वो क्या निकलता हमारा? अर्थमेटिक मीन निकल जाता। लेकिन यहां पे क्या किया गया? डेटा डिवाइड किया गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। लेकिन ज्योमेट्री मीन में उसका रूट हम ले लेते हैं, जितना भी है 1 बाय उतना ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं,
रूट निकालते हैं। रूट क्या है नहीं है बहुत ज्यादा नहीं इसमें मत पढ़िए, आप इतना ध्यान कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको बता दूंगा, बस इतना मतलब रखिए। यदि समझ में आ रहा है तो ठीक है, ना रूट के लिए अलग से चैप्टर फिर हमको पढ़ाना पड़ जाएगा, जो कि जरूरत यहाँ नहीं है। ठीक है, आगे समझिए, इस एग्जांपल्स में और बेटर आपको समझ आएगा, कंप्लीट जो भी आपका कंफ्यूजन है समझिए। आपने डेटा ले लिया, एक डेटा दिया हुआ है 2 3 5 6 7, इसका ज्योमेट्री मीन निकालना है। तो ज्योमेट्री मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको तो पता है कि सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, और क्या करेंगे इसका रूट ले लेंगे, कितना इसका पावर हो जाएगा 1/5। देखिए 1/5 हो गया, इसका मतलब है कि इसका सारे को पहले आप मल्टीप्लाई करिए, तो कितना हो गया 1260, 1260 का 1/5 आप निकाल दीजिए पावर, तो 4.17। ये तो कह दिया मैंने, लेकिन निकलेगा कैसे? यदि किसी का रूट निकालना हो तो रूट निकालना हो, यदि एक बार जब आप प्रेस करते हैं, जैसे आप कैलकुलेटर अपना देखिए चाहे मोबाइल में, एक बार जब आप प्रेस करते हैं तो उसका वैल्यू निकलता है 1/2, है ना। जैसे मान लीजिए किसी का आप समझ लीजिए 16 है, ठीक है, 16 का निकालना है हमें 1/2। इस देखिए किसी का भी जैसे 16 है, इसको या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों सेम चीज है। क्यों? क्योंकि यहां जो होता है वो 1/2 होता है यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो, या तो यदि यहां कुछ लिखा हुआ है तो इसी का पावर में चला जाता है 1/2 में, ठीक है, ये यहाँ 2 आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो यदि 16 का 1/2 निकालना हो तो क्या करेंगे, एक बार आप रूट प्रेस कीजिए, आपका निकल जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा वैल्यू, ठीक। फिर से जब रूट प्रेस करिएगा, फिर से यदि रूट प्रेस करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। क्यों? क्योंकि फिर से इसका रूट निकल जाएगा आपका। तो इसका मतलब हो गया कि एक बार करेंगे तो 1/2 निकलेगा, दो बार प्रेस करेंगे तो 1/2 निकलेगा, फिर से फिर दो बार एक बार करेंगे फिर 1/2 निकलेगा, तो इस तरह से 1/8 निकल जाएगा आप 3 बार प्रेस करेंगे तो। ये तो हो गया कि इस तरह से 2 के मल्टीप्लाई में निकलेगा, लेकिन जैसे यहाँ पे 1/5 है तो 1/5 का रूट आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए समझिए यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है। कैलकुलेटर में आपका नहीं दिया हुआ है इस प्रकार निकालने का कैसे है, लेकिन यदि आप कुछ ट्रिक अप्लाई करते हैं तो वो जो भी रूट है वो सारा निकल जाएगा आपका। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करना है कि आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये जो वैल्यू है ना प्रोडक्ट का, जो ये प्रोडक्ट है सारे जो ऑब्जर्वेशंस है उसका आप प्रोडक्ट ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे सारे को। जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके बाद पहला स्टेप है कि प्रेस रूट, रूट जो साइन दिया हुआ है उसके प्रेस करना है 12 टाइम्स फॉर गिवन वैल्यू, है ना। जो आपका वैल्यू आया मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 12 बार आप रूट प्रेस करिए, ठीक है। फिर कुछ मत करना है आगे, फिर -1 करिए, फिर से -1 कर दिया, फिर डिवाइड बाय पावर। अब पावर कितना है 1/5, 5 बार डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करने के बाद फिर से +1 करिए, +1 करने के बाद जब इतना कर लिया आपने, अब आप इंटू इक्वल टू, ये दोनों को 12 बार आप अप्लाई करिए, इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू, इस तरह से 12 बार 12 टाइम्स आप करिए, जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या निकल जाएगा, उसका रिक्वायर्ड जो वैल्यू निकल जाएगा। आप करके देखिए 4.17 आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़िए। ज्योमेट्रिक मीन फॉर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज, जिसे ग्रुप डेटा कहते हैं, समझ में आ गया ना। इंडिविजुअल डेटा के लिए हमने पढ़ लिए जहां पे अलग अलग वैल्यू अलग अलग लिखा हुआ हो, लेकिन जब हम डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज की बात करें वहां पे आपका फ्रीक्वेंसी रोल में आ जाता है। फ्रीक्वेंसी क्यों? क्योंकि जो भी रिपीट होता है डेटा वहां पे हम लोग रिपीट नहीं करके लिखते हैं बल्कि उसका फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखते हैं। ठीक है जी, आप समझिए जब इसका निकालना हो वैल्यू तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा। इंडिविजुअल डेटा के लिए तो आपने समझ लिया, जब आपका फ्रीक्वेंसी के रूप में डेटा दिया हुआ हो तो कैसे निकलेगा। सेम वही है कि हम लोग प्रोडक्ट लेंगे सारे का, जो भी ऑब्जर्वेशंस है उस वैल्यू का सारे का प्रोडक्ट, लेकिन यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है वो पावर में आ जाएगा आपका सारा, जो भी फ्रीक्वेंसी है वो सारे पावर्स में आ जाएंगे, और फिर वही जो टोटल ऑब्जर्वेशंस है वो भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/, उतना ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा रूट में, फिर से हम लेंगे उसको। ठीक है जी, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये जो डेटा दिया हुआ है इसके बारे में समझते हैं। यहां क्या है, टोटल वैल्यू कितने हैं आपके 2 3 4 5, यही है ना। देखिए 2 3 4 5, ये क्या है एक्स का वैल्यू, मीन्स ये आपका वेरिएबल्स दिया हुआ है। अब ये फ्रीक्वेंसी इसका दिया है कि 2 जो है एक बार आया है,
3 आपका 2 बार आया है, 4 आपका 5 बार आया है, 5 आपका 4 बार आया है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब है टोटल जो ऑब्जर्वेशन है कितना है, 12 है, 12 है, जिसको हम लोग सिग्मा एफ या एन से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन 12 है। क्यों टोटल ऑब्जर्वेशन 12 है? क्योंकि एक कोई वैल्यू एक बार आया, कोई वैल्यू 2 बार आया तो ये 3 हो गया, फिर वैल्यू 5 बार आया, फिर 4 बार आया, तो इस तरह से जब ऐड करते हैं टोटल ऑब्जर्वेशन आपका 12 हो गया, और वैल्यू आपका एक्स का यहां दिया हुआ है। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई करिए 2, अब 2 का पावर फ्रीक्वेंसी कितना है, देखिए यहाँ पे, यहाँ डेटा में देखिए 2 का फ्रीक्वेंसी 1, तो 1 पावर में चढ़ा दीजिए इसका। अब फिर 3 है, 3 का फ्रीक्वेंसी कितना है 2, तो 2 पावर में चढ़ गया 3 का, 4 का 5 और 5 का 4, ये क्या हो गया, ये सारा हम लोग लिख दिए। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी टोटल कितने हैं, 12। देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी बोलिए या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलिए, बात एक ही है। तो इसको या तो एन से डिनोट करिए या सिग्मा एफ से डिनोट करिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, इसका जो यहाँ 1 बाय सिग्मा एफ लेना है, इसके जगह पे 1/12 ले लेंगे, क्योंकि टोटल हमारा ऑब्जर्वेशन कितना है, 12 है। अब ये सारे को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रूट आप 1/12 निकालेंगे, तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगा 3.88। अब कैसे निकालेंगे रूट, ये लास्ट स्लाइड में हमने बता दिया, आप जाके देख लीजिए समझ नहीं आए तो। अब एक चीज देखिए, ज्योमेट्री सीरीज जब हम लोग ज्योमेट्री मीन जब निकालते हैं फॉर डिस्क्रीट सीरीज इज द सेम फॉर द कंटिन्यूअस सीरीज, सेम ही होगा। अंतर क्या हो जाता है कि कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग सबसे पहले मिड वैल्यू को प्राप्त करते हैं, मिड पॉइंट को। जैसे यहां पे समझ लीजिए कि कोई वैल्यू दिया है कि 0 से लेके 5 तक है ना, 5 से फिर 10 है, फिर 10 से 15 है, इसका कुछ फ्रीक्वेंसी दिया है, मान लीजिए कि 2 है, इसका फ्रीक्वेंसी 3 है, इसका फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका निकालना होगा ज्योमेट्री मीन, तो क्या करेंगे आप, तो ये जो सीरीज दिया हुआ है 0 से 5 तक, ये क्लास इंटरवल है, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मिड पॉइंट जब आप निकाल लेंगे, बाकी कैलकुलेशन आपका डिस्क्रीट सीरीज के जैसा, जैसा अभी बताया हमने वैसा ही रहेगा। तो डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज सेम होता है, बस उसमें मिड पॉइंट आपको निकालना पड़ जाता है पहले। ठीक है जी, क्या होता है मिड पॉइंट, कैसे निकालते हैं, क्या होता है कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, लास्ट के वीडियो में हमने अच्छे से बताया है, वहां जाके आप समझ सकते हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़िए। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ज्योमेट्री मीन क्या होता है। मेरिट्स की बात करें, इट इज यूजफुल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, वही बताया, यदि कोई किसी चीज का नंबर मान ले वैरी कर रहा है ना, चेंज हो रहा है बार बार, तो उस चीज में फिर ज्योमेट्री मीन का यूज किया जाता है निकालने के लिए। इट इज नॉट मच अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ द सैंपलिंग, किसी वैल्यू को यदि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हुआ है तो उसका कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, कोई वैल्यू थोड़ा सा कम आया, कोई ज्यादा वैल्यू है सीरीज में, उससे फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। अब ऐसा नहीं है कि कोई डेटा दिया हुआ है तो उसमें से एक डेटा को हम छोड़ देंगे, सारे डेटा को लेना पड़ता है, और जब सारे डेटा को लेते हैं तो ये हमारा क्या अच्छी चीज है, कोई डेटा छूटता नहीं है, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन पे क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक है जी, अब डिमेरिट्स की बात करेंगे, इट इज नॉट इजिली अंडरस्टूड, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि बहुत ज्यादा इसको कैलकुलेट करना भी आसान नहीं है और समझना भी आसान नहीं है। इट इज रिलेटिवली डिफिकल्ट टू कंप्यूट एज इट रिक्वायर्ड सम स्पेशल नॉलेज ऑफ द लॉगरिथम, तो बहुत ज्यादा इसको जब लंबा सीरीज, कोई बड़ा सीरीज, डिफिकल्ट डेटा हो तो उसको निकालना भी इतना आसान नहीं होता है इससे। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड व्हेन एनी आइटम और वैल्यू इज जीरो और द नेगेटिव। मैंने बताया कि जब भी आप रूट किसी का निकालते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू को आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू आ जाता है फिर। ठीक है, तो जीरो और नेगेटिव यदि वैल्यू है तो उसका हम लोग ज्योमेट्री में नहीं निकालेंगे। ठीक है जी, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं हार्मोनिक मीन। अब देखिए, ये ज्योमेट्री मीन जो पढ़ा, अर्थमेटिक मीन जो पढ़ा, ये क्या है, ये हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी का टूल्स पढ़ रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्या, कि सीरीज में से एक सिंगल वैल्यू को निकालना जिससे कि पूरा डेटा का आइडिया लग पाए, वही सेंट्रल टेंडेंसी है। अब वो सिंगल वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और आगे हम लोग हार्मोनिक मीन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, समझिए हार्मोनिक मीन क्या होता है। हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, मीन से अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल यदि हम ले लेते हैं, वही हमारा क्या है, हार्मोनिक मीन निकलता है। किसका रेसिप्रोकल, कैसे रेसिप्रोकल, वो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि अर्थमेटिक मीन क्या है। अर्थमेटिक मीन इज द appropriate measure of the central tendency when the value have the same units whereas, जहां सेम यूनिट होता है, अर्थ देखिए दोनों में क्या फर्क है,
यदि हम अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं और हार्मोनिक मीन निकल जा रहा है, तो फर्क क्या है अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन में? किस प्रकार के डेटा के लिए निकाला जाता है ये? तो हार्मोनिक मीन इज एप्रोप्रिएट measures of central tendency when the value are the ratio of two variables and have different measures. जैसे मान लीजिए कि किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर्स जो हो गया, ये क्या है? एक रेशियो डिफाइन कर रहा है। इस प्रकार का डेटा, जैसे स्पीड है, स्पीड निकालने के लिए क्या होता है? किलोमीटर पर आवर्स, है ना, मीटर पर सेकेंड, ऐसे करके कुछ होता है। तो कहने के मतलब वहां पे दो यूनिट है, एक किलोमीटर और एक आवर्स, मतलब डिस्टेंस और टाइम। तो जब रेशियो में कोई डेटा दिया हुआ हो, तो वैसे चीजों को निकालने के लिए हम हार्मोनिक मीन का यूज करेंगे, या एक सिंगल यूनिट हो, मीन्स मान लीजिए कि सिर्फ हमें निकालना है डिस्टेंस का निकालना है, या सिर्फ हमको आवर्स का निकालना है, समय का निकालना है। तो जब सिंगल यूनिट हो तो वहां अर्थमेटिक मीन हम लोग निकालते हैं, और यदि आपका दो यूनिट का मतलब यूज हुआ हो, तो वैसे केस में हम लोग हार्मोनिक मीन निकालेंगे। दो यूनिट मीन्स एक यूनिट ये हो गया, दूसरा यूनिट ये हो गया, ठीक है जी। तो इस प्रकार के लिए हार्मोनिक मीन निकलता है। अब कैसे निकालते हैं आगे हम लोग समझते हैं। एप्लीकेशन इसका वही चीज बता रहा है कि इट इज यूज्ड इन फाइनेंस टू फाइंड एवरेज ऑफ डिफरेंट रेट। रेट जहां पे देखिए, रेट्स कहां यूज होता है? जहां दो यूनिट दिया होता है, जैसे किलोमीटर पर आवर्स, तो किलोमीटर पर आवर्स, यहाँ दो यूनिट क्या हो गया? एक किलोमीटर हो गया, आवर्स हो गया, मीन्स एक आपका डिस्टेंस हो गया, एक समय हो गया, तो वो रेट्स निकलता है। तो रेट्स को निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा क्या करा? इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट क्वांटिटी सच एज स्पीड, है ना, स्पीड। दिस इज बिकॉज स्पीड इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द टू मेजरिंग यूनिट सच एज द किलोमीटर पर आवर्स। तो इस प्रकार के लिए इसको यूज किया जाता है, जो मैंने हमने बता दिया अभी, ठीक है। अब निकालते कैसे, वो हम लोग काम की बात करते हैं, ठीक है जी। समझिए, हार्मोनिक मीन क्या है? कि हार्मोनिक मीन फॉर इंडिविजुअल और अनग्रुप्ड सीरीज। अब फिर से वही चीज है कि हम लोग तीन सीरीज के लिए निकालेंगे, इंडिविजुअल सीरीज के लिए, दूसरा हम लोग निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज के लिए, और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। तो जब हम लोग इंडिविजुअल सीरीज के लिए निकालेंगे, मींस अनग्रुप्ड सीरीज के लिए निकालेंगे, तो उसके लिए क्या होगा? तो अनग्रुप्ड सीरीज में क्या है कि सारा डेटा अलग अलग दिया होगा, है ना, वहां फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, जो भी वैल्यू होगा वो सारे लिखे रहेंगे। अब इसका मीन जब निकालेंगे, अब x1 x2 x3 xn, इसका निकालना है आपको हार्मोनिक मीन। आप एक चीज बताइए, यदि आप अर्थमेटिक मीन निकालते, इसका अर्थमेटिक मीन आप निकालते, क्या करते? x1 प्लस x2 प्लस x3 और इस तरह से xn, है ना, और ये क्या डिवाइड कर देते आप? ये डिवाइड टोटल नंबर ऑफ n, जितना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देते, ये हमारा अर्थमेटिक मीन निकल जाता है। लेकिन हार्मोनिक मीन में क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल लिया जाता है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? 1/, है ना। रेसिप्रोकल किसी चीज का कैसे निकलता है? 1/, उसका जो वैल्यू है उसको नीचे लिया जाता है, एक के नीचे लिया जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये जो यहाँ दिया है ये गलत है, यहाँ पे होगा, ठीक है। ये क्या है? n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/x, ये आपका हार्मोनिक मीन हो गया। अब यहां पे अर्थमेटिक मीन में क्या है? n नीचे है, ये n आपका ऊपर चला जाएगा, और बाकी जो वैल्यू है सारे का, वो आपका यहां पे 1/, करके सारा वैल्यू आएगा। जैसे क्वेश्चंस बनाइए फिर समझ आएगा। हार्मोनिक मीन फॉर द वेरिएबल्स, जैसे ये वेरिएबल सारे दिए हुए हैं, डेटा दिए हुए, इसका निकालना है। तो क्या करेंगे? n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 4, 4 है टोटल। तो आप ले लेंगे 4 ऊपर में, और फिर से सिग्मा 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब देखिए, सिग्मा जहां भी वर्ड आ जाता है, इसका मतलब है कि इसके आगे जो भी लिखा हुआ है उसका समेशन लेना है। तो समेशन लेना है तो 1/2, 1/5, 1/10, 1/10, ये सारे का समेशन ले लिए, लेकिन 1 के बाई में रहेगा, एक के नीचे रहे, क्यों? रेसिप्रोकल लेना है भाई, ठीक है। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 4.32 आपका डेटा आ जाएगा, जो हार्मोनिक मीन निकलेगा। कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे समझते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमने देख लिया। अब मान लीजिए कोई सीरीज इस तरह से दिया हो, डेटा इस तरह से दिया हो, ये क्या है? डिस्क्रीट सीरीज है। क्यों डिस्क्रीट सीरीज है? क्योंकि वेरिएबल दिया हुआ है, इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यही कंटिन्यूअस सीरीज बन जाता कब? जब यहाँ पे आपका क्लास इंटरवल होता है, जैसे 0 से 10 इस तरह से कुछ होता, तो ये कंटिन्यूअस सीरीज बन जाता। लेकिन ये जो दिया हुआ है डिस्क्रीट सीरीज का है। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? समझिए, हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला यहां हो जाएगा सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ बाय एक्स। सेम वही है, यहां पे सिर्फ क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी के आने के वजह से ये फ्रीक्वेंसी का जो रोल है वो थोड़ा यूज हो गया। क्या यूज हो गया? यहां क्या होता था?
एन, जैसे इंडिविजुअल सीरीज में जैसे हम लोग देखे हार्मोनिक मीन क्या था, एन डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा 1/x, यही था। अब यहाँ n की जगह पे क्या हो जाएगा, सिग्मा f हो जाएगा। क्यों हो जाएगा f भाई, तो n यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी रोल आ गया है, फ्रीक्वेंसी मींस टोटल ऑब्जर्वेशन जो है आपके, वो फ्रीक्वेंसी के रूप में दिए गए हैं, रिपीट जो हो रहे हैं वैल्यू उसका, तो फ्रीक्वेंसी अब यूज होगा, तो यहाँ n के जगह पे जो वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी टोटल, मतलब टोटल सम करके हम लिखेंगे जितने भी ऑब्जर्वेशन आए हैं, ठीक है। तो सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा इसका। जैसे आप निकालते हैं, यदि ये डेटा जो दिया हुआ है इसका हार्मोनिक मीन, तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 26 ले लिए, सिग्मा एफ बोलिए या एन बोलिए, एक ही चीज है। अब फिर से यहां समेशन लेंगे सारे वैल्यू का, और सारे वैल्यू का समेशन जो लेंगे वो कैसे लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी ऊपर रहेगा और वैल्यू नीचे आएगा, फ्रीक्वेंसी ऊपर फिर से वैल्यू नीचे, ये सारे का समेशन ले लेंगे, और जब आप वैल्यू को फाइंड कीजिएगा तो 2.13 निकलेगा, जो हार्मोनिक मीन निकलेगा। फ्रेंड्स कहीं को क्लियर नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अब फिर से वही चीज कह रहा है कि हार्मोनिक मीन यदि हम कंटिन्यूअस सीरीज के लिए निकालते हैं तो सेम रहेगा फॉर्मूला, सिर्फ आपको पहले मिड पॉइंट निकाल लेना पड़ेगा, क्या, जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं लास्ट के वीडियो में समझ सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका कंप्लीट रहा हार्मोनिक मीन। अब ये रिलेशन देखते हैं, अभी तक जितने भी हम लोग पढ़े हैं हार्मोनिक, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उसका क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ वो समझ लेते हैं। तो रिलेशन समझने के लिए आप देखिए डायरेक्ट आप या तो ये जो देखिए रिलेशन यहाँ पे लिखा गया है कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्री मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, इसका मतलब हो गया सबसे बड़ा होता है यदि किसी डेटा, जो डेटा दिया है, कोई डेटा दिया हुआ है उसमें से अरिथमेटिक निकालने बोल रहा है आपको, अरिथमेटिक मीन निकाल दिया आपने, तो अरिथमेटिक मीन जो निकलेगा वो बड़ा निकलेगा। यदि उसी डेटा का आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो उससे छोटा निकलेगा, और उसी डेटा का यदि हार्मोनिक मीन निकालते हैं तो वो उससे भी छोटा रहेगा। तो इस तरह से ये आपका रिलेशन हो गया। आप बोलिएगा सर हमको इस पे विश्वास नहीं है कि ऐसा होता है, तो विश्वास नहीं है तो आप ऐसा करिए, आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद बोलेंगे कि हाँ ऐसा होता है। आप समझ लीजिए कि ए और बी आपका कोई डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका हम सारा निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन भी निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी निकालते हैं और हार्मोनिक मीन भी निकालते हैं, ठीक है जी। तो जब ए और बी जो दो वेरिएबल है, आप इसका अरिथमेटिक मीन निकालिए, तो क्या करेंगे अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए कि दोनों वेरिएबल को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, आपका कितना वैल्यू आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ कोई वैल्यू आपका, जैसे कि अरिथमेटिक मीन है, सॉरी ये जो डेटा दिया है, ए का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू 16 है, तो ये वैल्यू को आप पुट करेंगे यदि, तो आपका 10 निकलेगा। जैसे देखिए ना, अरिथमेटिक मीन आप निकालिए इसका, तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ये कितना है 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आया 10 आया। ये क्या निकल गया, अरिथमेटिक मीन निकल गया। उसी तरह से जब ज्योमेट्री मीन निकालेंगे, तो ज्योमेट्री मीन कैसे निकलता है, तो ज्योमेट्री मीन आपका जब निकालेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ए और बी का दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 2 दो ऑब्जर्वेशन है इसलिए 1/2 हो जाएगा इसका। अब इसका वैल्यू पुट करिए 4, इसका वैल्यू पुट करिए 16, और इसको आप जब निकालेंगे 1/2, अब ये कितना हो गया 64। आप 64 का आप यदि रूट निकालेंगे तो आपका 8 आ गया, है ना। अब हार्मोनिक मीन निकालिए, तो हार्मोनिक मीन निकालिएगा क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय ए मीन्स 1/4, और फिर प्लस हो जाएगा आपका 1/16। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ रहा है 6.4, ठीक है। तो यहां क्या हम देख रहे हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आया, 10 आया, किसका, अरिथमेटिक मीन का, उसके बाद किसका आया, ज्योमेट्री मीन का, उसके बाद वैल्यू किसका आया, हार्मोनिक मीन का। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि सबसे बड़ा अरिथमेटिक मीन होता है। किसी भी वैल्यू यदि अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है ना, डिफरेंट यदि वैल्यू है किसी वेरिएबल्स का, अलग अलग वैल्यू कहने मतलब 2 4 6 8 10 मीन्स एक अलग अलग वैल्यू दिया हुआ वेरिएबल्स का, तो आप यदि अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो बड़ा होगा, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा होगा, हार्मोनिक मीन उससे छोटा होगा। हालांकि मैकमिलन की बुक में ये गलत दिया हुआ है ना, उसने इसको पहले और इसको बाद में कर दिया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक कह सकते हैं। अभी चूंकि उसमें कुछ कुछ गलतियां और भी है बहुत जगह पे, अभी फर्स्ट एडिशन है, सिलेबस चेंज करने के बाद, तो नेक्स्ट टाइम से ये सुधार कर लिया जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशन है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और समझिए, यदि आपका सेम वैल्यू के लिए है,
सेम वैल्यू कहने मतलब जैसे 4 4 4 4 इस तरह से आपका डेटा दिया हुआ है। इसका निकालना है यदि सारा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो ये सारा वैल्यू सेम आएगा, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है जी। तो याद कैसे रखेंगे अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक? तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, ए जी एच। ए जी एच मतलब ए बड़ा होगा, जी उससे छोटा होगा, एच उससे छोटा होगा। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देखिए लास्ट स्लाइड में जो निकला वैल्यू आपका कितना, अर्थमेटिक मीन का 10 निकला, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का 8 निकला और हार्मोनिक मीन का 6.4 निकला। इसको यदि आप रिलेशन से एक एस्टैब्लिश करेंगे तो यहां पे रिलेशन क्या निकलेगा, जब सारा डेटा को आप यूज करके देखेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो होता है वो आपका अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। ये आप चेक करके देख सकते हैं, ऐसा होता है। इसका मतलब है इसका रिलेशंस में एक तो हमने देख लिया कि कौन बड़ा कौन छोटा होता है। एक रिलेशंस की बात करें तो जीएम स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एच एम होता है, ये आपको याद रखना है। जब ये याद रखेंगे तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ आसानी से आपका बन जाएगा। जैसे यहाँ पे अर्थमेटिक मीन 20 है, ज्योमेट्रिक मीन आपका 10 है, हार्मोनिक मीन निकालना है, आप इसमें बैठाइए इस रिलेशंस में। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अर्थमेटिक मीन आपका 20 दिया हुआ, हार्मोनिक मीन निकालना, हार्मोनिक मीन यहां से निकालेंगे तो आपका 5 निकल गया। तो इस तरह से इस रिलेशन से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। डेफिनेटली आप रिलेशंस को याद रखिए, फॉर्मूले जितने हैं उसको याद रखिए, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, आप आसानी से कर पाएंगे इस चीज को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका टोटल रहा सेंट्रल टेंडेंसी का जो फर्स्ट पार्ट, हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि मीन वाला पार्ट। जैसे उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी में, एक तो हमने मीन देखा, ठीक है, अभी मीन का हम लोग क्लियर कर लिए 2 वीडियो में। आगे हम लोग देखेंगे मीडियन के बारे में, मीडियन देखने के बाद हम लोग मोड देखेंगे। ठीक है, तो जब मीन, मीडियन और मोड हम लोग देख लेंगे तो ये सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसका टूल्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग डिस्पर्सन और आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां तक यदि कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो में आप आगे भी बने रहिए। इसके लिए आपको बेल आइकन को हिट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू।